आज से लेके 7th तक बीच में और कोई एग्जाम नहीं है तुम लोगों के? पीई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सर सबसे मेरा पहले है। ना, हाँ ठीक है, जो भी है सबसे पहले देखो, ये मेरा एनालिसिस है जो मैंने बेस्ड ऑन सैंपल पेपर आज निकाला है। वो क्या है, ये आपको उसने ब्लूप्रिंट में तो दे रखा है सीबीएसई ने कि इंटीग्रल्स कैलकुलस से टोटल कितने 18 मार्क्स का आएगा। ठीक है, वो बाइफर्गेशन मैंने यहां पर के इनडेफिनेट इंटीग्रल से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये आना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और एओआई से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 मार्क का एक और 3 मार्क का एक। तो ये बेस्ड ऑन चैप्टर्स यहाँ पर बाइफर्गेशन है। ये 5+4 9 पूरे इंटीग्रल में है, बाकी ये 4 और 5 उसका। ठीक है, वेक्टर, वेक्टर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3D में 2 3 4 तीनों के एक एक क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह का आपका पैटर्न है, ये सब चीजों तो फेमिलियर हो चुके हो। ठीक है ऑलरेडी। अब देखो, जो एनालिसिस मैंने अभी किया है वो क्या है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल देखते हैं, जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला होगा मुझे जहां तक लग रहा है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वाला होगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के सब्स्टिट्यूशन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले कर ले। ठीक है, फिर दूसरा जो इनडेफिनेट का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क वाला, वो ज्यादातर चांसेस है कि वो इससे आए, पार्शियल फ्रैक्शन से। हो सकता है वो बाई पार्ट से भी आ जाए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आ सकता है। ठीक है, बट पार्शियल फ्रैक्शन मुझे ज्यादा चांस लग रहा है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल में जो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, वो डेफिनेटली क्वेश्चन जो होगा वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होगा। P0 P1 P2 P3 याद है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, उसी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। एओआई का जो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, एओआई में तो एक ही पैटर्न है, लेकिन आपको ज्यादा फोकस लाइन विथ सर्कल एंड पैराबोला, मतलब एरिया बाउंडेड बिटवीन लाइन एंड सर्कल एंड पैराबोला, इस पे ज्यादा फोकस करना है। हालांकि इसमें ऑप्शन रहेगा आपके पास, मतलब 2 क्वेश्चंस देंगे, एक सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन आएगा वो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से बनेगा, या फिर डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए बोल देगा, सिंपल स्टेटमेंट वाला। और जो 3 मार्क का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 ऑप्शंस रहेंगे, तो जैसा कि सैंपल पेपर में था एलडी और होमोजीनियस, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना रहेगा, या फिर हो सकता है कुछ और दे दे, लेकिन एलडी तो डेफिनेटली रहेगा ही, ये तय है। ठीक है, तो एलडी के पूरे क्वेश्चन हमने कर लिए प्रीवियस ईयर वाले, आप लोग को उनका रिवीजन करना है। फिर वेक्टर में जो 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा वो कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा, मतलब या तो डॉट प्रोडक्ट पे या क्रॉस प्रोडक्ट पे एंगल फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन इस टाइप का दे देगा, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, या फिर अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन रहेंगे मुझे लग रहा है वो प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि A.B.C या इस तरह के काफी क्वेश्चंस हमने किए एनसीईआरटी में, देख लेना उस टाइप के क्वेश्चंस हो। 3D के तीनों में से एक एक क्वेश्चन आने वाले, तो जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस पे बेस्ड हो, एलएमएन पे बेस्ड हो। ठीक है, जैसे कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इस तरह से बनता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर वाला। ठीक है, फिर उसके ये वाला हो गया। 3 मार्क का जो क्वेश्चन है वो लाइन पे बेस्ड होना चाहिए, इसमें भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक सॉल्व करना रहेगा। 4 मार्क का प्लेन का ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पहले का जो पैटर्न चला आ रहा था, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते थे, जब 100 या 80 मार्क्स के पेपर होते थे, तब 6 मार्क का क्वेश्चन प्लेन से आता था। इस बार भी वैसा ही है, और सैंपल पेपर में भी वैसा ही गिवन है। प्रोबेबिलिटी में 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस है ना। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं,
ये दो क्वेश्चंस इन चार में से किसी एक टॉपिक के हो सकते हैं। पहला तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड हो। दूसरा जो हो सकता है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मल्टीप्लिकेशन वाला हो सकता है, ठीक है। और थर्ड जो फोर्थ है वो है रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये करना होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा वो बेस थ्योरम वाला ही होगा, फिक्स है ये, ठीक है। तो सीधा हमको टॉपिक पता चल गए, इन टॉपिक्स पे हमको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, सबसे पहले आज की क्लास में मैं इस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, 2 मार्क वाला क्वेश्चन, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इनडेफिनेट का बनेगा या फिर पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट से बनेगा। तो आज इनडेफिनेट इंटीग्रल में स्टार्ट कर रहा हूं, ये 2 और ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। पूरी चीजें एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूं ना, ठीक है। नोट कुछ भी नहीं करना, बस देखते हुए चलना है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला पता है ना? हाँ हाँ या ना बोलो, याद आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कॉस का साइन एक्स, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, कोसेक कॉट का माइनस कोसेक, और सेक टेन का सेक, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला आ गया, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस से, ठीक है। इसके बाद ये सारे इंटीग्रल्स एक बार देख लो। ये सारे इंटीग्रल्स याद करने के लिए आपको अगर इनके डेरिवेटिव पता है तो इंटीग्रल से याद रह जाएंगे। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता था, इसका इंटीग्रल ये फॉर्मूले पूरे याद रहने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। 1 की जगह पे ए स्क्वायर आ जाएगा तो ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाय। सारे फॉर्मूले होने चाहिए वाले, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, यूजुअली ये 3 मेथड से इंटीग्रेशन सॉल्व होते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच यूज होता है, दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते, मतलब प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में, और तीसरा जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन यूजुअली वो अप्लाई होता है, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे होता है उस चीज को देख लेते हैं। जैसे कि ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर एन अगर इस फॉर्म में है, तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टी। उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, इसको अगर टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए। फिर वो dx को dt के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्टली ये आता है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर कुछ सैंपल्स गिवन है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करके इन रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं और कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस, जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स। ये डिराइव कैसे हुआ कि tan x का इंटीग्रेशन ये होता है, हाँ, साइन बाय कॉस लेके। tan को हम साइन बाय कॉस लेंगे, फिर उसके बाद जो अपॉन वाला कॉस है उसको t अज्यूम कर लेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली cot x का इंटीग्रेशन log sin x, sec x का इंटीग्रेशन ये, और cosec x का इंटीग्रेशन ये है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये फॉर्मूला याद है कि नहीं सबको? क्या है फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन किसको लेते हैं? हाँ, आइलेट रूल से हम डिसाइड करते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा। यस, करेक्ट, ठीक है। तो ये उसी का डिटेल गिवन है। फिर उसके बाद ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया एक बार, ठीक है। अब कुछ और प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है तो दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। के अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। थर्ड
थ्योरम जो है, अगर इस फॉर्म में आपको दिख रहा है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ ऑफ एक्स को टी लेके एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी, तो ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद और भी कुछ फॉर्म्स गिवन है, अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा तो टेन एक्स पुट करना है, वही सारी चीजें जो हमने पहले की हुई है, उसको डिटेल पे नहीं जाता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन याद है कि नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे पुट करते हैं, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इस फॉर्म में सेपरेट करते हैं, फिर ए और बी की वैल्यू निकाल के पुट करके इंटीग्रेट करते हैं। अगर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा तो एक बार लीनियर आएगा और दूसरी बार स्क्वायर वाली टर्म आएगी, ठीक है। अगर क्यूब रहेगा तो पावर 1 पावर 2 फिर पावर 3 वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब अगर तीन टर्म्स है तो ए बी सी तीनों को सेपरेट करके अपॉन में ही आ जाएगा। एक स्क्वायर वाली टर्म है और एक लीनियर टर्म है, तो जैसा स्क्वायर वाली टर्म के लिए ऑपरेशन था वैसा, और जो लीनियर टर्म के लिए उस फॉर्म में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये तो सेम टाइप की चीजें, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है जैसे कि यहां पर दिख रहा है, तो वहां पर क्या चेंज होगा, यहां पर बी एक्स प्लस सी लेंगे इसमें, ठीक है, क्वाड्रेटिक के न्यूमरेटर में, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन का चार्ट है, बेस्ड ऑन टर्म्स डिनोमिनेटर आप डिफरेंट फॉर्म्स इसमें अप्लाई करोगे। फिर उसके बाद अगर इस फॉर्म में अगर आपका इंटीग्रल होता है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, याद करो इसको कैसे करते थे इंटीग्रेट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, करेक्ट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है, हो सकता है ये मिडिल टर्म स्प्लिट होके फैक्टराइज हो जाए, अगर फैक्टराइज हो जाता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे ये वाले फॉर्म को, और अगर फैक्टराइज नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करने के बाद ये वाला जो पूरा पार्ट होता है इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी, और उसके बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है 1/t² प्लस सम कांस्टेंट स्क्वायर, ठीक है। ओके, सिमिलरली अगर आपका इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होकर फैक्टराइज हो गया तो वेल एंड गुड है, हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे। अगर वैसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं, फिर उसके दो पार्ट में सेपरेट करते हैं। याद आए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए हुए। सेम चीज अप्लाई होगी अगर यहाँ पर रूट लग जाए, यहाँ पर रूट लग जाएगा तो भी सेम प्रोसेस होने वाला है, ए और बी की टर्म्स आएंगे और उसके बाद इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके बाद ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है जो हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए उससे देखते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया पता है, मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज इट इज कॉपी कर दिया विथ सॉल्यूशन, जस्ट बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि हम जल्दी जल्दी खाली देखते जाएं, मैं पीडीएफ शेयर करूं और आप लोग ना उसको घर में जाके सॉल्व करो ताकि ज्यादा क्वेश्चंस हम कवर कर सके, ठीक है। नींद आ रही है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसका सॉल्यूशन न देखो तो फिर हो जाएगा क्या, बताओ एक बार। सॉल्यूशन मत देखो तुम लोग, खाली क्वेश्चन को देखो, थोड़ा टफ लगेगा, लग रहा है ना। हम्म हम्म तो यहां पर हिंट देखो, हिंट क्या, यहां पर देख लो क्या किया इसने, रूट एक्स को कॉमन निकाल लिया। रूट एक्स अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर एक्स की जगह पे क्या बच जाएगा, रूट एक्स, और यहां पर क्या बच जाएगा, -1। समझ में आई ये चीज। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी याद रखना पड़ेगा ना इंटीग्रल करने के लिए, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे पार्ट को t सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x, dx इज इक्वल टू dt। तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx अपॉन √x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dt। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है इसके प्लेस पे क्या पुट हो जाएगा, 2dt। समझ में आया, तो ये हो गया 2dt, और ये वाले प्लेस पे क्या आ गया, t, 2 बाहर निकला, 1/t dt, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, t की वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। 4 लाइन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, और देखो ये पहले स्टेप में ही आप फंस जाओगे। समझ गए कि नहीं, ठीक है।
पहला स्टेप अगर आपको कोई समझा दिया तो आप तुरंत बना लोगे, तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन पे पहले फोकस करो, ठीक है। e रेस टू पावर 2x माइनस e रेस टू पावर माइनस 2x अपॉन दिस, ठीक है। जैसा मैं बोला सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा। जिसका डेरिवेटिव है वहां पर उसको टी लेते, जिसका डेरिवेटिव dx का मल्टीपल है, मतलब हो सकता है इसका डेरिवेटिव लेने पे ये आए, तो हम इसको टी नहीं लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव नीचे आ रहा है। हम उसको टी लेते हैं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर की तरफ है, dx के मल्टीपल पे है। तो ऑब्वियस है हम इसको टी लेके चेक करते हैं, इसको हमने टी लिया तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आएगा, ठीक है। टू सामने आ जाएगा, दोनों में टू कॉमन निकल जाएगा और इधर अपॉन पे भेज दो, तो देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये क्या बन गया dt/2, ये वाला पूरा पार्ट बन गया dt/2। तो यहां पर ये पूरा dt/2 बना और ये बन गया t, तो 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, दैट्स इट। समझ में आया क्या? ठीक है, मेरे को लग रहा है सॉल्व नहीं करोगे ना तो सो जाओगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, सॉल्व करो। हाँ, ये वाला मेथड क्या बाद में काम आएगा जो मैं भी कर रहा हूं, बंद कर दो। हम्म ये जो तरीका मैं सोच के लाया ना, ये आखिरी आखिरी के दिनों का है मेरे को लग रहा है। हम्म तब हर क्वेश्चन को इस तरह से देखेंगे। ओम बना रहा है। यस सर। हम्म हाँ, तो पहला वाला हिंट दिख गया यहाँ पर, एक हिंट तो दिख गया होगा भाई। क्या किया है डिनोमिनेटर में देखो, ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा, समझ में है? ठीक है। और ये जो कॉस स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर। चलो बनाओ इसको जल्दी। दो तारीख को पी बोले ना। हम्म, आज है 22 तारीख। हम्म ओम तेरा भी पीई है ना? हाँ सर, और इकोनॉमिक्स भी है मेरा, ओके। एक्स्ट्रा है वो। अच्छा इकोनॉमिक्स भी लिया है, ऑप्शनल। हाँ। किसी का बना? 2√10x प्लस सी। देखो अब कहां कहां पर गलती की है रोशनी। हाँ तो नीचे वाला तो टी होगा ना। अच्छा वो काटा नहीं था।
तो अब नहीं काटोगे तो बाद में कट जाएगा, क्योंकि बाद में ऊपर में रूट टी बचेगा, नीचे में टी बचेगा, उसने पहले ही काट दिया, तो उसके बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें क्या? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन मत देखना, देखो वहां पर पहले सबसे फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर में क्या है, एक्स प्लस वन, फिर सेकेंड फैक्टर है एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है ना, सेकंड वाला जो होल स्क्वायर लगा हुआ है, उस पे ज्यादा फोकस करो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है उसमें ब्रैकेट के अंदर, वन, और लॉग एक्स का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो अगर हम उसको टी लेते हैं तो क्या उसका फैक्टर यहां पर है, डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं, यस। तो देखो अब सॉल्यूशन पे देखना, सेकंड वाली लाइन देखो, क्या किया उसने, समझ में आया आप लोगों को? फिर उसके बाद क्या किया, उसके थर्ड स्टेप में क्या किया उसने, एक्स और एक्स को काटा सेपरेट करके, और वो क्या बन गया, वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये दो स्टेप अगर आपको क्लियर हो गए, ये दो स्टेप की अगर आपको हिंट मिल गया, तो फिर आप आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर उसके बाद इसको टी लेना है और ये पूरा क्या हो जाएगा, डी टी। क्लियर, सॉल्व करो चलो जल्दी से। ओम समझ में आया ना ये वाला क्वेश्चन? यस सर। बोल विनायक, क्या डाउट है? किसको? वो x प्लस वन अपॉन एक्स तक समझ में है, वो जो गोला बना है पहला वाला, यहां तक समझ में आ गया ना? नहीं, ये वाला स्टेप समझ में आया, ये नहीं आया समझ में? भाई देखिए, पूरे के अपॉन में है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे अगर ऐसा मान ले a इंटू बी होल अपॉन टू, तो उसको हम a अपॉन टू इंटू बी लिख सकते हैं ना। तो वही किया है, दिस अपॉन दिस इंटू दिस, फिर उसके बाद इसको सेपरेट किया है, x अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये कट के क्या बन गया, वन, और वो बना वन अपॉन, समझ में आया? हो गया, सबका बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो। यहां पर दो बार सब्स्टिट्यूशन लगेगा। सबसे पहले तो वो x की पावर 4 जो आपको अंदर में दिख रहा है ना, x की पावर 4, उसको देख के आपको उसका डेरिवेटिव सोचो क्या होता है, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, 4x क्यूब, और एक्स क्यूब वाली टर्म है वहां पर, है, ठीक है। अब उसके बाद tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो उसका भी, उस टाइप का भी डेरिवेटिव यहां पर है। तो देखो इसने क्या किया, क्या पुट किया, पहला हिंट बस देखो क्या पुट किया है उसने, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या पुट किया, t पुट किया, ठीक है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही होगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 8 हो जाएगा। फिर x टू दी पावर 4 का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4x क्यूब। तो देखो इसलिए ये वाला डेरिवेटिव आया, समझ में आया क्या ये चीज? अब यहां पर से इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, dt/4। और इस वजह से इसको और dx को साथ में मिला के हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dt/4 से रिप्लेस कर सकते हैं। ये dt/4 से रिप्लेस हो गया, क्या बच गया, साइन t बच गया। समझ में आ गया? सॉल्व करो उसको जल्दी, चलो क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो।
बन गया अमर्त? अमर्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर और सॉल्व करना स्टार्ट कर। बाकी लोग प्रीवियस कंप्लीट करो। नोट किया? हाँ, विनायक देख ले क्या डाउट है। बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। विनायक बना वाला क्वेश्चन? हाँ, ये देखना यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स की पावर 4 है, तो उसके डेरिवेटिव यहाँ पर मैंने लेके बताया नीचे पे। हाँ, फिर वो 4 जो है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt बाय 4 कर दिया। ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट बनाओ। बता, कुछ डाउट है तो उस क्वेश्चन में, विनायक। पहला स्टेप समझ में आया क्या किया उसने? हाँ, अल्फा है। क्या किया है पहले स्टेप में? cos 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। समझ में आया क्या? जिसके बाद जैसे ही फॉर्मूले का ब्रैकेट ओपन किया तो न्यूमरेटर में क्या बच गया? cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और 2 तो कॉमन निकल गया तो इंटीग्रल के बाहर है। फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म, बन गया 2 लाइन में। तो आपको पहले 2 स्टेप बस क्लिक होने चाहिए, फिर उसके बाद बन जाएगा। ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले। ओम, समझ में आया क्या? कुछ डाउट होगा तो पूछना। यस। हाँ। विनायक, तेरे को क्लियर ही वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन मत देखना, सिर्फ क्वेश्चन देखो और बताओ कैसे बनना चाहिए क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाएंगे। ठीक है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए स्टेप देखो, उसने सबसे पहले क्या किया है। जो लास्ट वाला 2 है उसको 1 प्लस 1 में ब्रेक किया, और उसके बाद जो ब्रैकेट वाली टर्म बची उसको उसने x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उस फॉर्म में आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस 1 को क्या लिया? t लिया, dx इज इक्वल टू dt आ गया, तो पूरे t के फॉर्म में आ गया। फिर इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? चलो कंप्लीट करो, उसको सॉल्व करो फटाफट। और कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो।
फॉर्मूला याद है ना ये वाला, याद कर लो नहीं तो अभी के अभी। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/log। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, हो गया तो बताओ। ओम, हो गया। Yes, sir. क्लास एंड होने के बाद पूरा फोटो क्लिक करके भेजना जो सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक बार मैं क्लास ले रहा था अभी, अभी जो बच्चे 12th में, उसमें भी 5-6 बच्चे अभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जो तुम लोग के जूनियर है। तो एक बच्ची का कैमरा ऑन हो गया, अब यहाँ तो दिख दिख जाता है ना, तो वो बेड पे ऐसा लेटी हुई थी और ऐसा करके मोबाइल देख रही थी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पर भी? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर आप चाहो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हो अगर मिडिल टर्म स्प्लिट होगा तो, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा मेरे ख्याल से, फैक्टराइज नहीं होगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले क्या किया, 9 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको कॉमन निकाल लिया। पहला स्टेप क्लियर हुआ ना। फिर उसके बाद जो 6/9 बचा उसको सिंप्लीफाई करके देखो आगे क्या लिख दिया उसने, 2/3 लिख दिया। तो जो मिडिल टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 1/3 × x ऐसा लिखा, 2ab के फॉर्म में करने। तो 1/3 जो है वो आपका एक्चुअली b है, तो उसने प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर किया। ये स्टेप क्लियर हुआ, रोशनी क्लियर ना। ये करने के बाद देखो वो x प्लस ये वाला स्टेप थोड़ा सा वहां पर उसने डायरेक्ट किया, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये समझ में आया है कि नहीं। अ, इस स्टेप पे ध्यान देना, जैसे कि क्या कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इस सबको मिला के उसने क्या लिख दिया है, x+1/3 का होल स्क्वायर लिख दिया है ना। और जब आप ये 5/9, ये जो 5/9 है और ये जो -1/9 है, स्क्वायर करोगे तो 1/9 बनेगा। जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा आपको। समझ में? अब इसमें कौन सा फॉर्मूला, अब क्या किया इसमें, सब्सटीट्यूशन, x+1/3 को t सब्सटीट्यूट किया, फिर उसके बाद ये t और ये dt बन गया, फिर 1/a² प्लस x², 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, सॉल्व करो चलो जल्दी से। विनायक जल्दी बना, कुछ डाउट पूछ, कुछ डाउट है? हो गया, बन गया अमर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर अमर्थ। इंटीग्रेशन 5x+3/√, ये वाला थोड़ा सा टफ है यार, इसको 2 मार्क्स के लिए नहीं, इसको 3 मार्क्स के लायक है। इसको भले नोट डाउन करके रख लेना, लेकिन इसको अभी मत बनाओ। अभी हम 2 मार्क्स के लिए पहले ज्यादा फोकस करते। ये वाला नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना मरते, और वो बना रोशनी, पहला वाला चेक करना आंसर। हाँ, ये लो चेक करो आंसर, यही आया।
हाँ, 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो t/2/3, ठीक है। हम्म हम्म चलो सॉल्व करो। हो गया वाला बना। हिंट चाहिए? आगे बढ़े। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में ये जो आपका न्यूमरेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 3 है। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? 2 है। डायरेक्ट इंटीग्रेट होते हुए तो नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले ना इसको सेपरेट, इसने डिवाइड किया है। क्या किया? डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया? क्लास 10th में पढ़ते थे, 9th में पढ़ते थे, एक पॉलिनो, हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो करके इसने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो बताओ क्या कैसे करते हैं डिवाइड? हाँ हाँ, एक बार बता देता हूँ, ध्यान देना। देखो सबसे पहले ना, यहां पर है हमारा, ये है x³ +x+1 डिविडेंड। डिवाइजर क्या है? x² - 1। सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? x आएगी, x³ बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? -x बन जाएगा। फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों कट गया, क्या बना ये? 2x+1। इसके बाद तेरा डाउट है कि इसको कैसे लिखते हैं। तो देख, अभी ये क्या है? अभी ये है x³ +x+1 डिवाइडेड बाय x² - 1, ये है। तो ये आएगा इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसा लिखते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि अगर हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 × 1 = 3, ये आ गया 2। तो हम 5/3 को क्या लिखेंगे? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। समझ में आया ये चीज? वही चीज यहां पर भी किया है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो यहां पर जब आपने डिवाइड किया तो ये आया आपका कोशेंट, ये था आपका रिमाइंडर, और ये था डिवाइजर। ये स्टेप क्लियर हो गया क्या? हम्म हम्म। देखो आप क्या क्या तरीके से सोचोगे इसको। सबसे पहले आप ये सोचोगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है? नहीं। अगर इसको t लेगा तो क्या उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है? नहीं है। समझ में? तो सब्स्टिट्यूशन से नहीं बन सकता। फिर दूसरा आप ये सोचोगे कि सब्स्टिट्यूशन से तो नहीं हो रहा है, अब और कौन कौन से तरीके हैं? पार्शियल फ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन तब लगता है जब डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो, लेकिन अभी उल्टा है, छोटा है वो, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन इमीडिएटली नहीं लग सकता। नहीं, वो भी तब लगता है जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा पॉलिनोमियल आपको दिखता है ना यूजुअली जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ये फैक्टराइज हो जाए और कट जाए। अगर वो नहीं कट रहा तो डिवाइड करना ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होता है, या फिर सेपरेट करके कर सकते हैं, जैसे कि x³ अपॉन दिस प्लस x/दिस प्लस 1/दिस। समझ में आया ना दूसरा अप्रोच? फिर इसके बाद इसको सेपरेट किया, यहां तक का स्टेप एक बार देखो क्लियर हुआ क्या? ये वाला स्टेप क्लियर, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग किया। फिर उसको इसके बाद आगे और उसको तोड़ा है,
2x अपॉन दिस और प्लस 1 अपॉन दिस, ठीक है। फिर इसका इंटीग्रेशन तो निकल गया यहीं पर। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन उसने कैसे किया? सब्स्टिट्यूशन से किया। इस पूरे को t लिया तो ये पूरा क्या बन जाएगा? dt। तो देखो ये dt बन गया और ये क्या बन गया? 1 अपॉन टी, ठीक है। और ये वाले का तो सीधा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका सीधा, ये वाले का वो फॉर्मूला ये है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। और यहाँ पर ये आ गया log t और बाद में t की वैल्यू पुट कर दिया। समझ में आया क्या सबको? ये 2-3 स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है इसमें सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही, और उसके बाद फिर और क्या होगा? बाई पार्ट्स भी लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया है। क्या किया? कॉस इनवर्स एक्स को जेड लिया। एक बार देखो जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉस इनवर्स एक्स को जेड लिया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, ये हो गया dz। तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस dz हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या आ गया? माइनस dz, माइनस को उसने बाहर निकाल लिया और ये लिख दिया dz। अब उसके बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos z हो जाएगी। और cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? z हो जाएगी। समझ में है कि नहीं? अब उसके बाद z इंटू कॉस जेड में आइलेट अप्लाई किया बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे? आई एल ए स्टैंड्स फॉर अल्जेब्रिक, मतलब z को फर्स्ट फंक्शन लेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन z माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो माइनस साइन होगा, माइनस इधर आने के कारण क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर उसके बाद फिर से इंटीग्रेट करोगे तो साइन का, एक मिनट ना, फर्स्ट का इंटीग्रेशन नहीं, ये माइनस जो है ना, ये माइनस क्यों? माइनस पूरे के बाहर में लगा हुआ था ना, इसलिए वो प्लस हुआ। कॉस का इंटीग्रेशन तो प्लस साइन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आ गया। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन z के फॉर्म में है, आपको उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो z की वैल्यू क्या है? कॉस इनवर्स x पुट कर दिया। साइन z, तो साइन z को क्या लिख सकते हैं? साइन z को लिख सकते हैं रूट ओवर, साइन z को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर z, ये लिख सकते हैं। और z, कॉस z की वैल्यू क्या है? कॉस z की वैल्यू है x, यहां पर नहीं लिखेगा। कॉस z की वैल्यू क्या है? x। तो साइन z क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस z की जगह पे क्या आ गया? x। एक बार देखो और बताओ समझ में आया क्या एक्सप्रेशन, या कहीं कुछ डाउट तो पूछो। नहीं आया? हम्म। हाँ, अच्छा पहला स्टेप समझ में आया? ये वाला स्टेप समझ में आया? ठीक है। इसके बाद ये माइनस को इधर शिफ्ट किया है, तो ये माइनस dz होगी। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब देखिए माइनस इधर लगा दिया और dz इधर लग दिया, ठीक है। अब cos इनवर्स x की जगह पे z लिखा है, जहां पर cos इनवर्स x आ रहा था उसकी जगह पे क्या लिख दिया? z, ठीक है। और जो x है उसकी जगह पे क्या लिख दिया? cos इनवर्स z, सॉरी cos z। x की जगह पे क्या आ गया? cos z। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन था उसकी जगह पे dz आ गया, माइनस dz, ठीक है। तो पूरा का पूरा z के टर्म्स में आ गया। अब इसमें आइलेट लगाया, प्रोडक्ट बाय पार्ट्स लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब ये, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन माइनस, तो वो माइनस और ये वाला माइनस के कारण वो क्या हो गया? प्लस हो गया। कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो z का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, ये आ गया।
ये एक्सप्रेशन के बाद देख फिर इसने क्या किया, ये वाली टर्म को एज इट इज लिखा माइनस जेड साइन जेड, और साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस जेड। समझ में आया? अब सिर्फ इस साइन को कॉस में बदला है, तो हमको ये पता है ना साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आया? तो उसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 - जेड स्क्वायर हो जाएगा, साइन रूट ओवर 1 - कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर होगी, 1 - एक्स। समझ में आया ये स्टेप? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, क्या देख रहे हो तुम लोग? नीलेश, पृथ्वी। हाँ, बैठो बैठो, अभी 5 मिनट टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल देखो, मैं टाइमिंग अभी बता रहा हूं मैं क्या रखूंगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इवनिंग, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मॉर्निंग। हाँ, ऑल्टरनेट इवनिंग ऑल्टरनेट मॉर्निंग। आज संडे, कल इवनिंग रहेगा 6 to 7। ठीक है, फिर उसके अगले दिन सुबह रहेगा, फिर अगले दिन शाम को रहेगा, ऐसा चलेगा। नहीं, जल्दी कर दूंगा, 8 बजे, 8 बजे कर दूंगा। ठीक है, ओके। एक ये लास्ट क्वेश्चन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, देखो यहां ध्यान दो। एक फॉर्मूला इसमें याद है, इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। याद आया क्या ये, क्या होता था ये, e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यूजुअली ये फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चंस में लग जाता है जब ब्रैकेट के अंदर में और भी टर्म्स गिवन हो, e टू द पावर एक्स हो। यहां पर स्टार्टिंग का सिंप्लीफिकेशन देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया है। ये जो 1 + sin/1 + cos है, तो 1 + sin में इसने क्या किया, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। 1 + sin को लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, और यहां पर 1 + cos में भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया, 2 cos² x/2 लिख दिया। समझ में आया? दोनों को सेपरेट किया, 1/this प्लस दिस अपॉन दिस। ये स्टेप क्लियर? तो यहां पर 1/cos सेक होता है, तो ये 1/2 sec²x/2 आया, ये स्टेप क्लियर हुआ। और यहां पर ये क्या होगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, एक cos x/2 एक cos x/2 कट जाएगा, sin x/2 cos x/2 क्या बन जाएगा, tan x/2 बन जाएगा। समझ में आया ये स्टेप? इसके बाद इसने जो किया है वो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये है आपका एफ ऑफ एक्स, और ये है आपका एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं? अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स लोगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर x/2 का होगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। तो e टू द पावर x, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स। तो आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स। दैट्स इट। क्लियर? ये क्वेश्चन बनाओ, और यहीं पर फिर हम खत्म करते हैं आज की क्लास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।